20 जनवरी 1988 को 3 ममालिक इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अपने झंडों को सरनगू कर दिया। इंडिया में 5 दिन के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया। अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान वार को रोक दिया गया क्योंकि आज बरसगीर हिंदुस्तान को ब्रिटिश से आज़ाद कराने वाला अब्दुल गफ्फार यानी कि बादशाह खान इस दुनिया से जा चुका था। 1984 में इन्हें नोबेल इनाम मिला। 1987 में भारत का हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड भारत रत्न मिला। इंडिया और अफगानिस्तान के लोग इसे हीरो मानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी वो एक इसे ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं कि जिसने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करना चाहा, और उनके इस तरह के कई और मंसूबों की वजह से उन्हें 33 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। फिर सवाल यह है कि जिसे दुनिया इतनी इज्जत दे रही है उसे 33 साल तक जेल में क्यों बंद रखा गया। बादशाह खान की कहानी असल में जेल से शुरू नहीं होती, बल्कि वो शुरू होती है तालीम से महरूमी से। उनके बड़े भाई लंदन में तालीम हासिल करते हैं और साथ ही जब बादशाह खान की उम्र लंदन जाने की होती है तो उनकी माँ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी नहीं खोना चाहती, और तब यहीं से जिंदगी का पहला कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। वो शख्स जो खुद तो अच्छी तालीम हासिल ना कर सका, लेकिन उसका भी ये ख्याल था कि वो अपने पश्तून भाइयों को अच्छी तहलीम से महरूम नहीं रखेगा, और फिर उन्होंने पहला मदरसा कायम किया जिसे ब्रिटिश अथॉरिटी ने फौरन बंद करवा दिया। कुछ देर बाद उन्होंने उस्मान जई जो कि मौजूदा चारसदा है उसके एक टाउन उस्मान जई में एक स्कूल खोला। दूर दराज से लोग उसमें तालीम हासिल करने के लिए आने लगे। बादशाह खान ने जब लोगों में तालीम का जज्बा देखा तो उन्होंने जगह जगह नए और स्कूल खोलना शुरू कर दिए, और ब्रिटिश अथॉरिटीज साथ साथ स्कूल बंद भी करती गई। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ब्रिटिश को स्कूल से इतनी नफरत क्यों थी। इसलिए क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा इंसान पढ़ाई करता है तो वो सिर्फ फर्माबरदारी नहीं करता, बल्कि वो कहीं कहीं सवाल भी करता है। तो ब्रिटिश को सवाल करने वालों से शदीद नफरत थी। वो सिर्फ अपने सामने गुलाम लोग ही पसंद करते थे। 1915 से लेकर 1980 तक बादशाह खान ने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में 500 से ज्यादा गांव घूमे, और उनमें कोई जाकर शदीद नारेबाजी नहीं की, बल्कि सिर्फ एक पैगाम था, वो था डिसिप्लिन और खुद मुख्तारी। ये पहली दफा था जब पश्तून सोसाइटी एक कबायली सोच से निकलकर एक ऑर्गेनाइज सोच तक जाने लगी, और इस वजह से लोगों के दरमियान बादशाह खान बहुत मशहूर हो गए और उन्हें पहली दफा बादशाह खान का लक़ब दिया गया, जो आगे जाकर बादशाह खान पड़ गया। 1928 में बादशाह खान ने अपनी सबसे पावरफुल मूवमेंट शुरू की, और वो मूवमेंट थी खुदाई खिदमतगार। ये मूवमेंट गांधी की नॉन वायलेंस मूवमेंट से थोड़ी बहुत मुतासर थी, लेकिन इसमें रूह इस्लामी थी। बादशाह खान ने अपने लोगों के सामने ये ऐलान किया कि मैं तुम्हें एक ऐसी पावर देने लगा हूँ, और ये एक ऐसा हथियार है जिसके सामने ना कोई आर्मी टिक सकती है और ना ही कोई पुलिस वाला टिक सकता है। और उन्होंने कहा ये हथियार पैगंबरों का हथियार है, और ये हथियार पेशेंस है। और हैरत इस बात पर हुई कि लोग बिना हथियार उठाए इस बात पर यकीन कर गए। और फिर हुआ किस्सा ख्वानी मैसेकर। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लोग जमा थे, किस्सा ख्वानी चल रही थी, और अचानक से ब्रिटिश के लोगों ने मशीन गन से बादशाह खान के खुदाई खिदमतगारों पर हमला कर दिया। लोग बिल्कुल निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, और इसी वजह से 200 से 250 खुदाई खिदमतगार के लोग मारे गए। ये एक टेस्ट था जिसके मुकाबले में खुदाई खिदमतगारों ने पेशेंस से काम लिया, और यहाँ बादशाह खान एक रिफार्मर बन गए। और यहीं से बादशाह खान सिर्फ एक रिफार्मर नहीं रहे, बल्कि वो एक सिंबल बन गए कि बंदूक के बगैर भी हुकूमत को चैलेंज किया जा सकता है। बादशाह खान इस वक्त इतने पॉपुलर बन चुके थे कि गांधी के होते हुए कांग्रेस ने इन्हें अपनी पार्टी की प्रेसिडेंसी ऑफर कर दी, लेकिन बादशाह खान ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं लीडर नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं एक खुदाई खिदमतगार और लोगों का मसीहा बनना चाहता हूँ। ये डिसीजन तो उन्हें पावर से दूर रखता है, लेकिन उन्हें हिस्ट्री के एक मकबूल तरीन लीडर होने के और करीब कर देता है। और फिर आया 1947। यहाँ सब कुछ बदल चुका था। बादशाह खान पार्टीशन के बहुत ही खिलाफ थे। वो अंग्रेजों से आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के बहुत ही खिलाफ थे, और इनके इसी स्टांस की वजह से उन्हें कई बार एंटी मुस्लिम का लेबल भी लगाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उन्हें हॉस्पिटल तक एडमिट होना पड़ा। वो अभी तक तो कौम के रहनुमा थे, लेकिन इस बयान के बाद लोगों के दरमियान कंफ्यूजन पैदा हो गया। उन्होंने जब ये देखा कि पाकिस्तान अलग हो रहा है और इंडिया अलग हो रहा है, तो उन्होंने
ایک بنو ریزولوشن کے نام سے میٹنگ بٹھائی، جس میں خیبر پختونخوا کے کئی قبائلی علاقوں کے سردار بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پشتون لوگوں کے لیے ایک الگ ریاست یعنی کہ پشتونستان بھی ہونا چاہیے۔ جب برٹش حکومت کے سامنے یہ فیصلہ رکھا گیا تو برٹش نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا، اور تب سے باچا خان کو دو آپشن دیے گئے کہ وہ یا تو ہندوستان کے ساتھ مل جائے یا پاکستان کے ساتھ۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تو قبول کر لیا، لیکن ان کا دل بالکل بھی اس پر آمادہ نہیں تھا۔ اور پھر 8 مئی 1948 کو باچا خان نے پاکستان کی پہلی اپوزیشن پارٹی یعنی کہ پاکستان آزاد پارٹی بنائی، اور یہیں سے اختلاف جرم بن گیا۔ انہیں 1948 سے لے کر 1954 تک جیل میں قید کیا گیا۔ جیل سے واپسی پر انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں انگریزوں کے دور میں بھی جیل میں رہا، حالانکہ میں ان کے مخالف تھا، لیکن جو ظلم مجھے اس اسلامی ریاست میں ملا ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ اور ان کے یہ بیان کے بعد یہیں سے سب سے انکمفرٹیبل کنورسیشن شروع ہوتی ہے کہ پاکستان نے باچا خان کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بنایا۔ اس کی ایک وجہ نہیں بلکہ کئی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ وہ پشتونستان کو الگ ریاست بنانا چاہتے۔ اس کی دوسری وجہ کہ وہ 1 یونٹ اسکیم کے برخلاف تھے، کہ پاکستان نے جو 1 یونٹ اسکیم بنائی کہ یعنی کہ جو آج کا ایسٹ پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش ہے، اس کے مسلمان اور پاکستانی مسلمان ایک اتحاد کی طرح رہیں گے۔ باچا خان نے اس کی بھی مخالفت کی، اور اس کے ساتھ ان کے کانگریس کے ساتھ بھی تعلقات تھے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ پاکستان کی پارٹیشن کے ہی خلاف تھے، اور جہاں کئی اور اسکالر انہیں ایک سیکولر مسلم کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ باچا خان چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی قانون نافذ نہ ہو، بلکہ تمام لوگوں کو ایک ہی قانون کے نیچے رکھا جائے، اور وہ قانون لوگ آپس میں خود بنائیں۔ ان کی زندگی کا آخری حصہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ 1 یونٹ اسکیم کی خلاف ورزی پر بھٹو نے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ وہ جیل میں بہت بیمار ہو گئے، اور اس وجہ سے انہیں پہلے UK اور پھر USA کی طرف علاج کے لیے بھیجنا پڑا، اور آخر میں 20 جنوری 1988 کو باچا خان اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ اب یہاں آخری سوال میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ باچا خان ہیرو تھے یا ویلن تھے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔